चैप्टर्स की ग्राफ लिखेंगे जो कि नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जेएमएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम 1D का देखेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसमें है, नेगेटिव एक्सेलरेशन किसमें। ये वाला एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला नीट में आ चुका है, नेगेटिव एक्सेलरेशन अभी तक नहीं आया है, आ सकता है नेक्स्ट इस साल, क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्वेश्चन 2022 में आ चुका है नीट में, री में आया था। ये मत सोचना भाई कि री में नहीं, री अटेम्प्ट में आया था, लेकिन आ सकता है। ये जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ है, 1D का क्वेश्चन ग्राफ ये हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखिए जहाँ पे बताया जा रहा है वाई एक्सिस क्या है और एक्स एक्सिस भी क्या है। द एवरेज एक्सेलरेशन फॉर 3 टाइम इंटरवल टाइम 0 पे, ये एवरेज एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है। किसी स्टैंड पे निकालना होता है तो हम स्लोप लेते हैं, और एवरेज निकालना होता है तो हम एरिया लेते हैं। उसके बाद ये एरिया, ये फोर्स वर्सेस पोजीशन टाइम ग्राफ क्या क्या बताता है। फोर्स इक्वल टू होता है dp/dx, मोमेंटम बताता है, एरिया अंडर द ग्राफ फोर्स, ठीक है। उसके बाद ये लीनियर का मतलब 1D का है ग्राफ, इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पे इलास्टिक लिमिट कौन सी सबसे ज़्यादा अगर होता है तो क्या फ्रैक्चर होता है कि डक्टाइल होता है। ये इलास्टिक लिमिट के क्वेश्चन पूछ सकता है, डक्टाइल फ्रैक्चर पॉइंट पूछ सकता है। ऐसे आपको ABCD दे करके आप नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक नीट में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है, आने की प्रोबेबिलिटी इस साल इसी की है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये वाला स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ इलास्टोमर का है। ये भी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है इलास्टोमर का, इलास्टिक टिश्यू हार्ट के लिए, अटोरा। और ये टेम्परेचर का ग्राफ है भाई, ये भी इस जेएमएस में तो 2 से 3 बार आ चुका है, नीट में भी आ सकता है, इसको देख लीजिए। और ये प्रेशर वर्सेस टाइम का ग्राफ भाई, वो टेम्परेचर का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से जाके नीचे आता है, इस साल भी आ चुका था, यहाँ पे पूछा भी था, मतलब ये वाला -273 केल्विन पूछा था जेएमएस में। यहाँ पे क्या है, ये टेम्परेचर वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ है, ये तो हमेशा आता है भाई, ये नीट में भी आ गया है। इसका कर्व मतलब टेढ़ा नहीं होता है, हमेशा ऐसे ही जाता है, इस ध्यान रखिएगा, कभी ऐसे नहीं बनेगा ग्राफ, ठीक है। इसको जल्दी से रखिएगा। ये हमारे रेट से हट चुका है, ये वो वाला है रियल गैस का है, ये वही ग्राफ आ चुका है। इसमें अगर ग्राफ आएगा तो हमसे क्या पूछेगा, हमसे ये टेम्परेचर दिया रहेगा, इसका रिलेशन पूछेगा। उसके बाद ये PV टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, ये भी आ सकता है, ये आ चुका है, आया कह सकता है, आ चुका है भाई, 2023 में आया, 22 में आया था ये वाला ग्राफ। यहाँ पे हमसे प्रेशर का रिलेशन पूछा था। यहाँ पे हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देंगे, PV बराबर nRT लिखेंगे। उसके बाद हम टेम्परेचर को ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके बाद देखेंगे प्रेशर का क्या रिलेशन है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। यहाँ प्रेशर के आगे 1 है तो आगे प्रेशर 1 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, इसको भी कैसे कर सकते हैं, इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। एक कांस्टेंट टाइम पे ऐसे लाइन खींचो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, PV बराबर nRT लिख दो। उसके बाद देखो हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है, इसका हमारा टेम्परेचर से रिलेशन पूछा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो देखो ऊपर टेम्परेचर है तो ऊपर टेम्परेचर बढ़ गया है। ये हमारा पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है एसएचएम का, ये इक्वेशन तो आ चुका है भाई। इसमें हमें एसएचएम की इक्वेशन दे देगी, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करके इसके सारे निकालते हैं। ग्राफ कन्वर्जन भी आता है, और इससे ग्राफ कन्वर्जन से जैसे हमको डिस्प्लेसमेंट दे देगा और हमसे पूछ लेगा वेलोसिटी का क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इसको अच्छे से देख लेना। ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, चलो। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, देख लीजिए भाई। जर्मेनियम ऑक्साइड का ये वाला ग्राफ होता है, यहाँ तक नॉन लीनियर है, यहाँ लीनियर है। ये डायोड का है, डायोड का भी आप देख लीजिए, जल्दी जल्दी देखिए भाई, जल्दी। ये वाला क्वेश्चन तो आ चुका, देखिए भाई ये वाला क्वेश्चन आ गया है, निक्रोम वाला आया था, ये उसमें आया था, जेएमएस में आया था। ये वाला हमारे नीट में आ चुका है, और ये वाला हमारे नीट में आ चुका है। 2 आ चुके हैं हमारे नीट में, अभी नीट में आने के लिए ये वाला आ चुका है, नाइक्रोम वाला बचा हुआ है। उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड से ग्राफ आ चुका है, सॉलिड स्फीयर का, अंदर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नीचे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है भाई, यहाँ पे एवरेज एंगल ऑफ डिविएशन इसका यहाँ पे दे करके, टेस्ट में तो आता ही आता है क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख लीजिए। आई यहाँ पे क्या वैल्यू हो, आई और ई बराबर होती है, ये बताया गया है, यहाँ पे आता ही आता क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इसका क्वेश्चन नहीं आया था भाई, 2025 में सबसे टफ 5 से 6 ग्राफ ये थे। फोटो इलेक्ट्रिक का इंटेंसिटी का ग्राफ पूछा था, यही एक सही था। और ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है हमारे नीट में आ चुका है, जेईई में भी आ चुका है, बहुत जगह आ चुका है। ये वाला ग्राफ जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, ये पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहाँ पे V3 ज़्यादा है, V2 से ये सैचुरेशन करंट सेम है। अब यहाँ पे 2 मेटल के लिए वर्क फंक्शन दिया है, ठीक है। यहाँ वर्क फंक्शन से क्वेश्चन हम लोग से नीट में पूछता है कि कहाँ क्या ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा, ऐसा क्वेश्चन हो चुका है। और ये कौन सा ग्राफ है, PN जंक्शन डायोड का है, रिवर्स वाइज फॉरवर्ड वाइज, देख लो भाई, देख लो, बाद मत कहना कि नहीं दिखाया गया है। अंडर फॉरवर्ड वाइज करेंट, रिवर्स वाइज, फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल P को कनेक्ट करते हैं, P से, P मतलब पॉजिटिव, P को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड वाइज में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है भाई। ट्रांसफार्मर हाफ वेव रेक्टिफायर का इनपुट दिया रहेगा, हमसे आउटपुट पूछेगा। उसके बाद फिर ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है, इनपुट दिया रहेगा, हमसे आउटपुट पूछेगा, D1 D2 दे करके। रेक्टिफायर अगर मतलब AC सर्किट को DC में बदलने के लिए हम रेक्टिफायर में कैपेसिटर और इंडक्टर यूज़ करते हैं। इसको किस में जोड़ते हैं, सीरीज़ में जोड़ते हैं कैपेसिटर को कि पैरेलल में जोड़ते हैं, इसको कमेंट करके बताओ
मैं कमेंट करके आंसर सही बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि एसी सर्किट को डीसी सर्किट में कनेक्ट करने के लिए कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ते हैं कि सीरीज़ में। उसके बाद हम चलते हैं, पूरा ग्राफ खत्म हो गया है भाई। अब हम चलेंगे मॉडर्न फिजिक्स के फार्मूला रिवाइज करेंगे जल्दी से। तो अब हम जल्दी जल्दी मॉडर्न फिजिक्स के सारे फार्मूला रिवाइज करेंगे। ये मेरी शॉर्ट नोट्स है, और देखिए ये वाली जो नोट्स है मेरी मॉडर्न फिजिक्स की एक डिटेल नोट्स है, जिसमें मतलब ज़्यादातर फार्मूला आदमी को याद रहते हैं, और जो चीज़ नहीं याद रहते हैं मैंने उसको अलग से लिख दिया है। तो सबसे पहले मैं जो चीज़ नहीं याद रहता है उसको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद जो आदमी को नहीं याद रहता है वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ये नहीं याद रहती हैं चीज़ें, तो मैंने इसको पहले एक्सप्लेन करने की सोची है। उसके बाद फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा पूरी नोट्स की ड्यूअल नेचर में कितने कितने फार्मूला है। तो सबसे पहले हम ड्यूअल नेचर का दिखाएंगे। ड्यूअल नेचर में एनर्जी ई बराबर पी सी होता है, और एनर्जी ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है, ये याद रखिएगा। और स्पीड ऑफ फोटोन को कैसे, अगर स्पीड ऑफ फोटोन इन मीडियम लिखना होगा तो ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, सी इक्वल टू अंडर रूट में म्यू आर अपन आर, और स्पीड जब मीडियम में होती है तो इसकी वैल्यू म्यू एम और म्यू आर हो जाती है। फोटोन कैन नॉट डिवेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड बट फोटोन कैन, क्योंकि फोटोन न्यूट्रल होता है, ऐसा रीजन में क्वेश्चन आ सकता है। बट फोटोन के पास कुछ मूविंग मास होता है, इसीलिए ये डेविएट करती है किसमें, ग्रेविटेशनल फील्ड में। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार ऐसा रीजन में आ सकता है फोटोन की, और फोटोन की थ्योरी में ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है। अब हम पावर देखेंगे। पावर इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी को क्या लिख सकते हो, एन एच सी बाई लेमडा बाई टाइम। एनर्जी इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा बाई टाइम। तो उसके बाद फिर इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी जो हमारी होती है वो होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। तो पावर को क्या लिख सकते हो, एनर्जी पावर को लिख सकते हो इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो इसको ध्यान रख, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू एरिया। ये वाला क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि पावर इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। अब हम रेडिएशन प्रेशर देखेंगे। भाई रेडिएशन प्रेशर में ज़्यादा क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्टिंग से और ऑब्जॉर्बिंग से। केवल तुमको रेडिएशन प्रेशर में इतना याद रखना है, रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, 2I/c। रेडिएशन प्रेशर अगर रिफ्लेक्टिंग है तो 2I/c। देखो प्रेशर की बात हुई है यहाँ पर, रेडिएशन प्रेशर, तो ये वाले बस इतना याद रखना है आपको, रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू 2I/c। रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू 2I/c। कितने बार भी हो सकता है, आप रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू 2I/c याद रखो। अगर इसमें पावर लिख देगा तो इंटेंसिटी इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसका पावर का फार्मूला लिख सकते हो। जैसे पावर इक्वल टू होता है इंटेंसिटी इंटू एरिया ना, तो यहाँ पे पावर इसका बस लिख हो जाएगा। यहाँ पे अब ये रेडिएशन प्रेशर है, और प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो तुमसे यहाँ फोर्स भी पूछ सकता है, एरिया से मल्टीप्लाई भी करा सकता है, तो इस चीज़ को याद रखना। रिफ्लेक्टिंग का केवल इतना याद रखो, रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू 2I/c। उसके बाद फिर इंटेंसिटी का फार्मूला तुमको याद ही है, पावर का फार्मूला होता है इंटेंसिटी इंटू एरिया, और रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स इंटू एरिया। ये याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई रिफ्लेक्टिंग का। यहाँ पे कभी कभी फोर्स पूछ लेता है, रेडिएशन प्रेशर भी पूछ लेता है, कभी तुमसे इंटेंसिटी भी पूछ लेगा, कभी पावर भी पूछ लेगा। कितने बार नीट और जेईई मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, इस सेंट्रिक से कोई लागू नहीं है भाई, इसको अच्छे से याद रखना है। अगर तुमको रिफ्लेक्टिंग 2I/c याद है तो एब्जॉर्शन में क्या करना है आपको, एब्जॉर्शन में जो 2 है उसको हटा देना है, बस इतना याद रखना भाई, ठीक है भाई। मैटर वेव में चलते हैं। मैटर वेव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, क्योंकि डुअल मॉडर्न फिजिक्स आता ही आता है। मैटर वेव जो है एक नॉन मैकेनिकल वेव है, इसमें किसी भी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है। तुमको बस इतना याद रखना है, मैटर वेव में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, लेमडा बराबर होता है एच अपान एम वी। एम वी जो होता है वो मोमेंटम होता है, मोमेंटम जो होता है उसका फार्मूला √2m/k होता है। तो ये सारे फार्मूले मोमेंटम से यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ जो तुमको याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे मैटर वेव से काफ़ी रिलेशन बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का इसका रिलेशन जो बन जाएगा वो QE/T बन जाएगा, ठीक है। अब देखो फोर्स इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम होता है, मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स क्या ले सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, QET। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन करना होगा तो QET होगा यहाँ पे नीचे, ठीक है। मोमेंटम इक्वल टू mv होता है, और मूविंग चार्जेस में पढ़ा हो गए तुमने सर्कुलर मोशन में, mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू QUB। तो यहाँ पे आपको QRB होना है। आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पूछेगा रिलेशन तो नीचे E आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड से पूछेगा नीचे Q आएगा। इन सारे ग्राफ का रिलेशन जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये भी पता होना चाहिए। ये तुम्हें पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 के MB होता है, और एक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये भी होता है, वो मोमेंटम का फार्मूला ये भी होता है, अगर तुमको पता है तो। और यहाँ पे मोमेंट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये देखिए भाई, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1227, यहाँ ऐसे याद रखो, ऐसे नहीं याद रहता है, ये केवल इलेक्ट्रॉन से ही क्वेश्चन आता है। और ये एंगस्ट्रॉम है, लेमडा एंगस्ट्रॉम में 1227 अपान में पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब एटम चैप्टर की बात। भाई एटम चैप्टर में अभी तक बोर मॉडल के ड्रॉबैक
रदरफोर्ड के ड्रॉबैक से क्वेश्चन नहीं आया है, बाकी इसमें सारी थ्योरी से क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले इसमें ड्रॉबैक ही याद रखना कि बोर का ड्रॉबैक क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बताया था, पोजीशन न्यूक्लियस की, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल नहीं बताया था, किसी ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया था। इसको याद रखना क्योंकि इस साल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यहीं से है। और रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था, उसने लाइन स्पेक्ट्रम नहीं स्टेबल, मतलब क्यों स्टेबल है ये नहीं बताया था। और ही स्टेट दैट एटम आर अनस्टेबल बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस मस्ट स्पायरल इनटू न्यूक्लियस। अगर वो एटम जो है अनस्टेबल है, अगर कंटिन्यू ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसको न्यूक्लियस के अंदर घुस जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको अच्छे से याद रखना भाई, इस साल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। डिस्टेंस टू क्लोजेस्ट अप्रोच से मैंने क्वेश्चन जेईई मेंस में 3-4 ऑब्जर्व किए थे। ये रिलेशन याद रखना, कनेटिक चेंज इन कनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। बस अगर तुमको कनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताए तो रिलेशन निकाल दोगे। ये रेडियस डिस्टेंस टू क्लोजर अप्रोच का आर का रिलेशन है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है। नीट पे 3 बार क्वेश्चन डिस्टेंस टू क्लोजर अप्रोच से इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम से पूछ चुका है। इस बार तुमसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2 रिलेशन दे देगा डिस्टेंस टू क्लोजर अप्रोच का, 2 अलग अलग मास दे देगा और रेशियो पूछ लेगा। इस बार वेलोसिटी दे देगा, अलग अलग रेशियो पूछ लेगा, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। इम्पैक्ट का पैरामीटर जो होता है tan θ/2 r अपान में 2 भी होता है। इसको भी अगर याद रख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं भाई बोर मॉडल का रिलेशन। भाई बोर मॉडल के रिलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। मतलब इसमें तो क्वेश्चन आता ही आता है, मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्या क्या है। इसमें आपको रेडियस क्या होती है, जो z/n होती है, ये पता होना चाहिए। रेडियस जो होती है n² होती है, और वेलोसिटी जो होती है z/n होती है। एनर्जी होती है जो है, एनर्जी का रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। इतने सारे रिलेशन आपको, वेलोसिटी z/n होती है, रेडियस n² होती है, पता होना चाहिए। एनर्जी जो है उसका रिलेशन पता होना चाहिए। एनर्जी, उसके बाद टाइम पीरियड इक्वल टू r/b होता है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड रखोगे तो आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे करंट इक्वल टू q/t होता है, तो टाइम पीरियड निकाल लोगे तो यहाँ पे करंट इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। n का रिलेशन बता रहा हूँ मैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, qv किसी भी उसके लिए, मतलब सब्सटेंस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का चार्ज की होती है, मतलब करंट की होती है किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे करंट जो निकालोगे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और एक्सीलरेशन इक्वल टू v² होता है, तो यहाँ v² और r का रिलेशन रखोगे तो झट से रिलेशन आ जाएगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दिया हूँ भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। टोटल एनर्जी इस टर्म में होती है, याद रखने ना, 1.51 10⁻⁻16। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 6.6 इंटू 10⁻15 रिलेशन में होती है, ये भी याद रखना भाई। कुछ चीज़ें स्लिप आउट टंग हो सकती हैं क्योंकि मैं भाई अभी सीख रहा हूँ। ठीक है, बस दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, समझ में आया तो कर लो भाई, बाकी जो जैसा वो बताना भाई। बोर के ड्रॉबैक भी कुछ थे, इसे भी अगर याद रख सकते हो याद रख लो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया था इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इन्होंने केवल कंसीडर किया था नेचर, पार्टिकल नेचर नहीं कंसीडर किया था। मतलब कंसीडर इसने नहीं, स्पेक्ट्रल लाइन, इलेक्ट्रिकमैग्नेटिक फील्ड नहीं एक्सप्लेन किया था। ये याद रखना भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये रिलेशन भी भाई इंपॉर्टेंट है। चेंज इन एनर्जी इक्वल टू 13.6 z² अपान में n का स्क्वायर माइनस n2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होनी चाहिए। और वेव नंबर एनर्जी जो होती है 1/, वेवलेंथ होती है, तो ये रिलेशन 1/, वेवलेंथ से भी चल जाएगा। यहाँ पे ये होगा वेवलेंथ वाला फार्मूला, एनर्जी का रिलेशन में 13.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर एनर्जी नेगेटिव है तो रिलीज है, एनर्जी पॉजिटिव है तो ऑब्जॉर्व है। एनर्जी E3 माइनस E1 12.1 है। इसको ट्रांजिशन अगर तुम याद रखोगे तो आपको जब भी ऐसे एनर्जी का ट्रांजिशन सीक्वेंस दे दिया, एनर्जी 12.1, तुमसे इसमें एंगुलर मोमेंटम पूछ लेगा, तो एंगुलर मोमेंटम में n की वैल्यू बस पुट करनी होगी n/2π में। ठीक है, और यहाँ E2 माइनस याद रखोगे तो 1.19 याद रखना। ये याद रखोगे तो बाद में तुमको ईजी वे में इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्ट एनर्जी का रिलेशन दे देगा, तुमसे पूछेगा इसका वो बताओ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। एटॉमिक में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एटॉमिक के क्वेश्चन, लाइमन, बाल्मर और पास्चन। जब हम ऊपर जाते हैं ग्रुप स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट से जब हम ऊपर जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, तो रेडियस के साथ क्या होता है, रेडियस इंक्रीज होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ग्रुप गैप बिटवीन रेडियस इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, पोटेंशियल इंक्रीज होती है, और टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है। इसको अच्छे से याद रखना भाई, क्योंकि यहाँ पे मैचिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है। जब हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो इन सब के बीच में क्या होता है, गैप बिटवीन एनर्जी डिक्रीज होती है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हैं, याद रखोगे ज़्यादा फायदा रहेगा भाई। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। लास्ट लाइन क्या होती है, लाइमन की, बाल्मर की, पास्चन की। इसको देखो कैसे याद करना है। लास्ट लाइन मैं ऐसे याद रखता हूँ भाई, लास्ट लाइन मतलब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, मतलब इनफाइनाइट से जो लेमडा का फार्मूला बताए थे, यहाँ पे उसको जब रीअरेंज करेंगे n1
का स्क्वायर N2 का स्क्वायर एंड N2 का स्क्वायर माइनस N1 यहाँ पर R आ जाएगा। इसको अच्छे से याद रखना, 1/R की वैल्यू भी याद रखना। उसके बाद यहाँ से आप लास्ट ट्रांजिशन फर्स्ट ट्रांजिशन यहाँ पे रखोगे तो आपको वैल्यू तुरंत निकल के आ जाएगी। बाद में इसको कैलकुलेशन करना है, ईजी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ये होती है, 1 जूल की एनर्जी ये होती है, 1 किलो जूल की एनर्जी क्या होती है, E=mc² होता है। यहाँ से 1 किलो जूल की वैल्यू यहाँ से आई है, और हमेशा मास kg में रखते हैं। ये भी भाई याद रखना, थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है। 2 न्यूक्लियॉन्स के बीच में सारी क्वांटम मॉडल नंबर जो होते हैं Q and ML वो सेम हो सकते हैं, लेकिन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन में सेम नहीं होते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है आयनाइजेशन एनर्जी बाई E होता है। आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। और आइसोबार में केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ये क्वेश्चन तुमसे भाई एटॉमिक उसमें भी पूछ सकता है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी पूछ सकता है, यहाँ से भी थ्योरी बना के पूछ सकता है। इसको याद रखना भाई। लाइमन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है बाल्मर से, उसके बाद पास्चन की एनर्जी, फिर बॉल्मर, ये याद रखना सीक्वेंस। और एनर्जी सबसे ज़्यादा ऊपर वालों की ज़्यादा होती है, इनफाइनाइट की हमेशा याद रखो, ऊपर वालों की एनर्जी सबसे ज़्यादा, भगवान जो है ना उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो ऊपर वालों की एनर्जी ऐसे याद रखो। लाइमन अगर दे दिया तो लाइमन का इनफाइनाइट, लाइमन की 4, लाइमन की 3, लाइमन का 2। डिस्टेंस टू क्लोजर अप्रोच का ये शॉर्ट में फार्मूला है। इम्पैक्ट पैरामीटर का ये इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब रखो, डिस्टेंस टू क्लोजर अप्रोच ये जो मैं निकाला था वही है। और इसे याद रखो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट ये है स्पेक्ट्रा में सेम एनर्जी कैसी होती है। भाई अगर हाइड्रोजन दे दिया, हाइड्रोजन की 2 से 1 में एनर्जी सेम है ना, तो हीलियम का Z2 होता है, तो यहाँ पे आगे 2 मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करो। लिथियम में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से 1 में अगर हाइड्रोजन की एनर्जी सेम है तो लिथियम में 2 में मल्टीप्लाई करो, 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 3, और आगे 1 क्या है वहाँ 3 मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसे याद रखोगे भाई, क्योंकि ये वाला एनर्जी का सीक्वेंस पूछ चुका है किस में सेम है। एक सीक्वेंस याद रखोगे, अगर 3 से 1 पूछा है तो इसमें तुमको 2 मल्टीप्लाई करना है, 3 दूना 6 और 2 आगे। लिथियम में 3 तरीका 9, 3 में 1 हाइड्रोजन में है तो यहाँ पे 3 और 9 मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है भाई। ये भाई वेवलेंथ मैटर वेव का सबसे शॉर्ट में मतलब एक ग्राफ है, जो अगर तुमको समझ में आ जाता है क्लास तो बहुत अच्छी बात है। लेमडा इक्वल टू क्या होता है H/P, अगर तुमको H/P पता है तो यहाँ से तुम सारे रिलेशन निकाल सकते हो। इसको देख लो अच्छे से। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी Q/V है, यहाँ पे मोमेंटम है, उसके बाद फिर QET है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, फिर कबर है, कबर मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाला। यहाँ पे गैसियस वाले मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रॉन का 1227 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्लासिकल पार्टिकल MV, नॉन क्लासिकल पार्टिकल अगर हो गया तो क्या होगा, m0 की वैल्यू क्या होती है, मतलब एक वो नहीं होता है कि m0 रेस्टिंग मास ऑफ फोटोन क्या होता है, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है। ये वाला अच्छे से याद रखना, क्योंकि तो नीट में ये क्वेश्चन पूछ चुका है 1997 में, लेकिन 1997 का क्वेश्चन रिपोर्ट तो नहीं होता है, लेकिन इस तरह आ सकता है। इलेक्ट्रॉन का 150/V, अगर तुमको कैलकुलेटिव लग रहा है तो 150/V कर लो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया है। और ये याद रखो भाई, इस साल भी क्वेश्चन आया था 2025 में, 1/λ E/λ/P का रेशियो 1/C = ये, सेम एनर्जी में ये होता है। अगर एनर्जी सेम होती है तो ये रिलेशन भी याद रखो, H/λP = λE²/2mc। ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है सबसे टफ एग्जाम में, और ये क्वेश्चन भी 2016 में आया था, और इस साल 2025 में भी आया था। और ये वाला क्वेश्चन भी याद रखो भाई, सर्कमफेरेंस वाला क्वेश्चन 2025 में इससे आया था। 2πr = n λ, 2πr = n λ। यहाँ पे r की वैल्यू जो तुमको पुट करनी होगी, रेडियस दिया होगा सर्कमफेरेंस, और यहाँ पे पुट करना होगा। 2025 में क्वेश्चन यहाँ से भी आया था, यहाँ से भी आया था, सेम क्वेश्चन यहीं से आए थे, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आया है भाई। अब हम न्यूक्लियर चैप्टर देखेंगे। न्यूक्लियर चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे पहले देखना है हमको एनर्जी का रिलेशन। ऊपर वाली चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। मास डिफेक्ट क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन मास ऑफ ईच न्यूक्लियस। मास जो होता है न्यूक्लियस का बड़ा वाला, उसके स्मॉलर होता है सम ऑफ ईच न्यूक्लियस, ये याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी के उसमें से स्टेटमेंट बना के आ सकता है। डेल्टा M = क्या होता है, Z × मास ऑफ प्रोटॉन, A - Z मास ऑफ न्यूट्रॉन × मास ऑफ न्यूक्लियस। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है अनस्टेबल से स्टेबल में एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबल से अनस्टेबल में एनर्जी ऑब्जर्व होगी, इसको याद रखना। हाईएस्ट न्यूक्लियस कौन सा है, बिस्मथ है, ठीक है, ये भी याद रखना भाई। अब ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन गिवन हुई है, यहाँ पे रिएक्शन गिवन से हमसे पूछता है, देखो ये इंडिविजुअल का है, इंडिविजुअल का मास मोर होता है, लेकिन प्रोडक्ट का मास कम होता है, इसीलिए हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। तो मास देखो डेल्टा Q की वैल्यू डेल्टा M = ये होता है, और हमें मास कैसे निकालना होता है, मास ऑफ A + B + C माइनस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। मास में Q वैल्यू निकालने के लिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट में जब हम निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी तो हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। ये अच्छे से याद रखना भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है। न्यूक्लियर फोर्स देखो, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो
न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक के 100 टाइम्स ज़्यादा है, और वो क्या, और ग्रेविटेशन के 39 टाइम्स वो है। न्यूक्लियर फोर्स जो है नॉन सेंट्रल फोर्स है, चार्ज इंडिपेंडेंट है बट स्पिन डिपेंडेंट है, शॉर्ट रेंज है, मेडिएटेड बाय मेसॉन है, और इसकी स्टेबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग फ्रैक्शन होती है। ये याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, स्टेटमेंट में आता है। अगर न्यूक्लियर फोर्स, अगर प्रोटॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूक्लियर फोर्स सबका बराबर होता है। अगर नेट फोर्स लिख दे तो न्यूट्रॉन का ज़्यादा हो जाता है न्यूट्रॉन से, और ये प्रोटॉन कम हो जाता है। इसको याद रखना। अगर डिस्टेंस जो है 0.8 फर्मी मीटर से ज़्यादा है तो अट्रैक्ट करते हैं, डिस्टेंस 0.8 फर्मी मीटर्स कम है तो रिपेल करते हैं। याद रखना कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। न्यूक्लियर फोर्स जो है बहुत अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई। अब भाई मैं अपनी पूरी मेन नोट से जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि पूरी नोट्स को कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले डुअल नेचर का देखेंगे। एनर्जी वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, इसको आराम से देख लो तुम। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर तुमको पता है तो काम हो जाएगा। 1.9 एनर्जी ई बराबर एच एफ होता है। एनर्जी एच सी बाई लेमडा होती है। एनर्जी का फार्मूला जूल पे है 2.2 इंटू 10⁻⁻25 में। एनर्जी का अगर नीचे लेमडा एंगस्ट्रॉम में है यहाँ 12400 होगा, लेमडा नैनोमीटर में है यहाँ 1240 होगा। वे देखो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लेमडा जो है डिस्टेंस का है और टाइम जो है फ्रीक्वेंसी है, तो ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। डायमेंशन पूछेगा एच का, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम, ये क्वेश्चन याद रखना है भाई क्यों डायमेंशन उसका पूछता है प्लैंक कांस्टेंट का। एनर्जी जो होती है एन एच सी बाई लेमडा होती है, एन एच सी बाई लेमडा होती है, एच एफ बी बाई लेमडा भी हो सकती है, ठीक है, तो याद रखना। फोटॉन के बारे में देखेंगे। फोटॉन की थ्योरी से क्वेश्चन आता है। रेस्ट मास फोटॉन का 0 होता है। स्पीड इन वैक्यूम उसकी 3 इंटू 10⁸ होती है। इन मीडियम में स्पीड जो होती है सी बाई वी होती है, वी इक्वल टू सी बाई वी। चार्ज जो होता है फोटॉन का 0 होता है, याद रखना भाई। ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था। एनर्जी जो है फोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं डेविएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट करता है क्योंकि उसके पास सब मास होता है, याद रखना भाई। ये याद रखना भाई, एनर्जी ई बराबर पी सी होता है और एनर्जी ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है। अगर रियलिस्टिक पार्टिकल के लिए पूछता है तो यहाँ पे देखो एनर्जी अंडर रूट में आएगी और यहाँ पे एम इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, पी सी की डायमेंशन से क्वेश्चन हो जाएगा। 2024 में जेईई मेंस में आया था सर, लोग सभी लोग बोल रहे थे मेरी नोट से आया है, ये एम आर सर की नोट से आया है, लेकिन ये डायमेंशन से क्वेश्चन हो जाएगा। फोटॉन देखो, फोटॉन ई बराबर पी सी होता है, तो फोटॉन इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू ई बराबर पी सी। पी यहाँ पे मोमेंटम है भाई, और पी इक्वल टू ई बाई सी हो जाएगा, एच बाई लेमडा हो जाएगा। यहाँ मास जो आप फोटॉन क्या होगा, ये फार्मूला एनर्जी से रख के पुट करके निकाल सकते हो। एनर्जी का रिलेशन ई बराबर एम सी स्क्वायर से, इसलिए यहाँ मोमेंटम ई बाई सी हो गया, मोमेंटम पी बाई सी हो गया। इसको अच्छे से याद रखना भाई, ये ई बराबर पी सी और ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये वाला रिलेशन आप याद रखना भाई। नंबर ऑफ फोटॉन बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। नंबर ऑफ फोटॉन पावर देखिए, पावर इनटू वेवलेंथ दिया रहेगा और तुमसे पूछेगा एनर्जी का रिलेशन है ये मीटर में, ठीक है। पावर इनटू लेमडा अपान में 2 इंटू 10⁻⁻25। तुमको पावर दिया रहेगा, लेमडा दिया रहेगा, पूछेगा नंबर ऑफ फोटॉन। भाई ये तो करोगे नहीं, एच और एफ की वैल्यू रखोगे। 2 इंटू 10⁻⁻25 याद रखो होनी चाहिए अच्छे से, तुमको जल्दी से निकल के आ जाएगा पावर ऑफ फोटॉन। तुमसे अगर पावर की जगह पे इंटेंसिटी दे देगा तो यहाँ पे तुम्हें पावर क्या होता है, इंटेंसिटी इंटू एरिया, ये देखो यहाँ पे लिखा है, उसको मैं यही नीचे 2 इंटू 10⁻⁻25 लिख सकते हो तुम। रेडिएशन प्रेशर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तुमको पहले ही, 2I/c याद रखो बस। रेडिएशन प्रेशर 2I/c याद रखो बस, 2I/c, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा रिलेशन निकल के आ जाएगा। उसके बाद ये सारे पैरामीटर हैं जो मैंने सारी एक्सप्लेन कर चुका है अपने उसमें। और ये वाला ये इंपॉर्टेंट है भाई, मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको जल्दी से समझ में आ जाएगा। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन डिपेंड करता है केवल चार्ज के मटेरियल पे। कंडीशन क्या होनी चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, और एनर्जी जो है वेवलेंथ कम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होनी, एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए इंसिडेंट वाली से वर्क फंक्शन से, और जो वेवलेंथ है वो कम होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी जो है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। और इंटेंसिटी जो है केवल इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, इंटेंसिटी जो है फोटो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी पर नहीं डिपेंड करता है, याद रखना भाई। यहाँ से क्वेश्चन और ग्राफ बहुत सारे बनते हैं, यहाँ से तुमसे क्वेश्चन और ग्राफ यहाँ पे बहुत सारे बनेंगे। आप फोटो करंट इंटेंसिटी का ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोटो करंट फ्रीक्वेंसी पर नहीं डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, काइनेटिक एनर्जी केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ये ग्राफ बहुत सारे बनते हैं भाई, केवल इतना तुमको याद रखना है, इंटेंसिटी जो है फोटो करंट पर डिपेंड करती है और काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ये वाला ग्राफ मैंने तुमको पहले ही शो कर दिया है, ये वाला ग्राफ भी मैंने तुमको पहले ही शो कर दिया है। यहाँ पे सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल के, यहाँ पोटेंशियल का रिलेशन दे सकता है, फ्रीक्वेंसी का भी रिलेशन दे सकता है, इसको याद रखना भाई।
भाई ये तो पता ही होगा ना कि जब बोर मॉडल में मास में डिपेंड करता है वेलोसिटी और रेडियस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास के डिपेंड करती है। ये वाला क्वेश्चन 2023 में डायरेक्टली पूछ लिया था कि वेलोसिटी मास पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है, और रेडियस मास पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है और वेलोसिटी मास के इनवर्सली कुछ भी नहीं है, मास डिपेंड नहीं करता है वो। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जनरल इक्वेशन भाई ये है, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन इनटू काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अगर तुमको ये आता है तो इससे बहुत सारे इक्वेशन बने हैं। तो इसमें तुमसे और यहाँ पे एनर्जी जो होती है एच सी बाई लेमडा होती है, एनर्जी एच एफ होती है। तो यहाँ फोर फ्रीक्वेंसी दे करके तुमको पूछ सकता है, और तुमसे यहाँ पे वेवलेंथ दे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तुमसे काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज करके पूछेगा, कभी तुम्हें वेलोसिटी चेंज करके पूछेगा, कभी तुमसे वेलोसिटी निकलवाएगा, कभी तुमसे वेवलेंथ निकलवाएगा, कभी तुमसे वर्क फंक्शन निकलवाएगा। यही क्वेश्चन इसमें आते हैं भाई, इसको याद रखना। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो ए इंटू वी नॉट होता है, इसको भी अच्छे से याद रखना। काइनेटिक एनर्जी ई मैक्स इक्वल टू ए इंटू वी नॉट। वी नॉट यहाँ पे पोटेंशियल है, ये वाला ग्राफ भाई पूछता है, ठीक है, इसको याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी फ्रीक्वेंसी का दे देगा, तुम्हारे ये रिलेशन याद रखना है। यहाँ पे तुम रिलेशन याद रखोगे तो रीअरेंज करके पोटेंशियल बना दोगे। उसके बाद फिर तुमको यहाँ पे इंटरसेप्ट पूछेगा, उसके बाद स्लोप पूछेगा, तुम बताओगे आराम से, क्योंकि तुम्हें आता है, क्योंकि तुमने रिलेशन याद किया है अच्छे से, तो तुम निकल पाओगे इसको। भाई मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें अपनी पहले वाली वीडियो ये वाला बता रहा था मैं मास का, एम इज इक्वल टू एम नॉट इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। बाकी मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, इसमें कुछ नहीं है ऐसा जो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैंने अपने मिनी शॉर्ट नोट्स पे ही इसको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, मैंने पहले जो नोट्स दिखाई थी उसमें सही लिखा है, सब कुछ लिखा है भाई, सब कुछ रिलेशन सही लिखा है। इम्पैक्ट पैरामीटर, ये इम्पैक्ट पैरामीटर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये डिस्टेंस टू अपोजिट अप्रॉच इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल याद रखना, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। और एंगुलर मोमेंटम एन एच पॉइंट 2 पाई होता है, एन एच का 2 पाई होता है, और एंगुलर मोमेंटम एम वी आर भी होता है, इसका रिलेशन पूछ सकता है। यही क्वेश्चन इसमें आता है। टाइम क्या होता है, बोर क्या मॉडल क्या होता है, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें उससे ज़्यादा कोई कुछ पूछेगा ही नहीं तुमसे। और एंगुलर ये बात ये याद रखना भाई, एंगुलर मोमेंटम केवल एन पे डिपेंड करता है, जेड पे डिपेंड नहीं करता है। बाकी ये टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पूछता है, इसका रेशियो पूछता है। और एनर्जी अगर जूल में पूछेगी 2.18 रखना, और 10⁻28 रखना। एंगुलर स्पीड पूछेगा तो 1/n क्यूब होता है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी एंगुलर स्पीड 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल करो, यहाँ पे n क्यूब नीचे आएगा। ये याद रखना कि फर्स्ट लाइन जो होती है, फर्स्ट लाइन जो होती है लाइमन के लिए 2 से 1 होती है। और फर्स्ट लाइन में क्या होता है, लेमडा मैक्स, मैं ऐसे याद रखता हूँ मैं, शॉर्ट ट्रांजिशन लेमडा मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ शॉर्ट ट्रांजिशन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ शॉर्ट ट्रांजिशन। मैं इतना बड़ा याद रखा हूँ बस, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ शॉर्ट ट्रांजिशन। बस ये वाले सारे रिलेशन है भाई जो मैंने पहले ही प्रूव कर दिया था। वेलोसिटी जेड बाई रेडियस सर्कमफेरेंस टाइम पीरियड, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है तुमसे। ये वाला भी ग्राफ मैंने तुमको बता दिया। लाइमन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फिर ब्रैकेट, फिर फंड, फिर हमफ्री। उसके बाद अगर लाइमन में ही पूछ लिया तो लाइमन ऊपर वाला सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, ये मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी पूछ लिया तो यहाँ फ्रीक्वेंसी उल्टी हो जाती है, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है और फ्रीक्वेंसी एच एफ होती है। तो ऐसे याद रखना भाई, इसमें गलत नहीं करना। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कि लेमडा पूछ रहा है कि वेवलेंथ पूछ रहा है, तो इसको ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। बाकी इसमें ये रिलेशन है जो एनर्जी का सीक्वेंस है, ये वाला याद रख सकते हो तुम। 3 से 5 वाला, 4 से 1 आने वाला और वहाँ से वहाँ जाने वाला, ये वाली एनर्जी तुमको याद रखनी है भाई। ये वाली एनर्जी 2 से 1 में आने वाली 10.2 होती है। 12.75 कहाँ से आती है, 4 से आती है। 12.75 4 से 1 में आएगी तो 12.75 होगी। और ये 12.1 भी तुमको याद रखनी है। 12.1 जो है 3 से 1 में 12.1 याद रखनी है। इतनी एनर्जी तुमको याद रखनी है। अगर इतनी एनर्जी याद रखते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में अगर पूछ लिया एनर्जी दे के, यहाँ पर ये वाला एनर्जी दे दिया, तुमसे एंगुलर मोमेंटम पूछेगा ये एनर्जी दे करके। मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं, यही क्वेश्चन पूछता है। और ये एनर्जी तो याद ही होगी सबको यार, 13.6 3.4 1.5 0.85 0.854, ये एनर्जी सबको याद होनी चाहिए। बाकी मेरी शॉर्ट नोट्स इसमें मैं अपने PDF में इसमें अटैच कर रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है ऐसा जो क्वेश्चन तुमको ना आए, मैंने सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है।